Hello my dear children. In this particular video, we'll be discussing parts or elements of a business letter. There are in total 13 elements of business letter which you need to keep in mind while drafting a letter. And they are very important parts of this particular or this sort of letter. That is, we are talking about the business letter. They are 13 in number. Let's read them. Heading, date, inside address, attention line, reference, subject, salutation, body, complimentary clause, signature, enclosure, copy circulation, postscript. आपने इनमें से बहुत सारे ऐसे हेड्स होंगे जिनके आपने नाम बहुत बार सुने होंगे, राइट? तो ये जो पार्ट्स इसमें मेंशन्ड है या एलिमेंट्स मेंशन्ड हैं, या आपने जनरली कहाँ देखे या सुने हैं, या आपने कहाँ लिखे हैं? एक बेसिक एप्लीकेशन जब हम ड्राफ्ट करते हैं या एक लेटर हम किसी को लिख के भेजते हैं, उस तरीके के अंदर हम लोग इनमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक कॉमन लेटर के अंदर हम फॉर्मल लेटर के अंदर हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे हम बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड होगा. इन डेप्थ नॉलेज आपका बढ़ना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू हैव दैट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लेटर. सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ ऑल दीज 13 types or the parts. First one, heading. Many business organizations use printed letterhead for business correspondence. आपने बहुत बार देखा होगा. एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ. डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट हम सब ने देखा है. जब भी हम किसी डॉक्टर के स्पेसिफिक, जैसे ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहे हैं या न्यूरोसर्जन के पास जा रहे हैं, सो यू माइट हैव नोटिस्ड, या फिजिशियन के पास भी जा रहे हैं, तो उनके नाम से उनकी एड्रेस, उनका पूरा एक जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है आपका लेटर हेड का, उसके ऊपर उनका पूरा नाम, उनका जो क्वालिफिकेशन है, और साइड में आपका जो उनका लाइसेंस नंबर है, उनका एड्रेस है, रेजिडेंशियल प्लस देयर ऑफिशियल जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपके लेटर हेड के टॉप पे मिल जाते हैं. और आपने नोटिस किया होगा उसकी जो शीट वो जो यूज़ करते हैं जिसके ऊपर वो लेटर हेड प्रिंटेड है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट आस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लेटर. दैट इज़ द हेडिंग इज़ ऑलरेडी प्रिंटेड एंड द मोमेंट यू रिसीव इट, आपका उसके ऊपर सारा डिटेल्स मैंशनड होता है फॉर द बिजनेस correspondence. The letterhead contains the name, the address, the line of business, telegraphic address, telephone numbers, telex numbers, email address, etc. जो भी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, उस फर्म से रिलेटेड होनी चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड होता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेट. द डेट शुड बी इंडिकेटेड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर शीट. इट इज़ जनरली रिटन 2 or 3 spaces बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द लेटर हेड. क्योंकि लेटर हेड प्रिंटेड फॉर्मेट में है तो हम इसमें 2 पैटर्न्स यूज़ करते हैं चिल्ड्रन. दैट इज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द डेट विच इज़ मेंशन, तो उसका पैटर्न हो जाता है 10th जुलाई, जैसे इसमें मेंशन है 10 जुलाई 1999. ये हम आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द पैटर्न्स विच हैव बीन फॉलोड एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड. इसके अंदर आपको जुलाई के बाद में देयर इज़ अ कॉमा मिसिंग हियर. इट शुड बी 10th जुलाई, 1999, राइट. एक और पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं, दैट इज जुलाई 10th, 1999. बोथ आर राइट, बट मेजरली कौन सा प्रैक्टिस में है? 10th जुलाई 1999 वाला जो पैटर्न है, जिसमें डे, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में आप डेट लिखते हैं. ठीक है. बोथ मेथड्स आर एक्सेप्टेबल, बट द इनिशियल वन, द फर्स्ट वन, इज मोर अप्रोप्रिएट. देन it is advisable that when you are putting the month's name, it should be complete. abbreviated version नहीं लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे उस मंथ का. थर्ड आता है आपका इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, एक होता है जो सेंडर, जैसे सपोजिंगली मुझे आदित्य को लेटर सेंड करना है, ठीक है, जो कंसर्न पार्टी है उसको सेंड करना है, तो मैं अपना एड्रेस नहीं लिख के उसमें दिखाऊंगी. इनसाइड एड्रेस किसका होगा? जिसको आपको सेंड करना है. तो मैं सेंडर हूँ तो मैं रेसिपिएंट का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पुट करूँगी. ठीक है. द इनसाइड एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और फर्म टू हुम द लेटर इज रिटन. डिजायर्ड या डेजिग्नेटेड पोजीशन वाला जो बंदा है जिससे आपको कॉन्टैक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारा उस कंसर्न पर्सन का एड्रेस यहाँ पे आता है अलॉन्ग विद द डेजिग्नेशन.
If there is no attention line, it is generally written 2 spaces above the attention line and 2 spaces below the level of date. If there is no attention line, it is given above the salutation in the left margin. Always remember one thing children, इसके बाद इसके अंदर एक अटेंशन लाइन का जिक्र हो रहा है. इनसाइड एड्रेस में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम उसके अंदर वो कंसर्न पर्सन कौन है, वो फर्म का नाम, स्ट्रीट, रोड या उसका पिन कोड के साथ में वो एड्रेस कंप्लीट लिख देते हैं. ठीक है. जो बेसिक लेटर का फॉर्मेट हम कैसा फॉलो करते हैं, आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हो, फिर डेट लिखते हो, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हो. राइट. अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं होगा. ठीक है. सो आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट का जो फॉर्मेट मैंने आप लेफ्ट हैंड साइड वाला बताया है आप उसको फॉलो करिए. उसके बाद में आप अपना जो रिसीवर्स एड्रेस है उसको लिखेंगे, जिस डिज़ायर्ड पर्सन से आपको कम्युनिकेट करना है रिगार्डिंग द बिजनेस. उसका आएगा, नाम आएगा, उसका वहाँ का एड्रेस आएगा, उस फर्म का नाम आता है, उसका जो भी स्पेसिफिक एड्रेस है वो मेंशन करेंगे अलॉन्ग विद द पिन कोड. उसके बाद में एट टाइम्स आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से बात करनी है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो लेटर लिखा गया है. सपोजिंगली आपने सेल्स डिपार्टमेंट में वहाँ के जो मैनेजर हैं उनके लिए ये लेटर है, उसके अलावा ये और किसी के पास नहीं जाना है. तो आप क्या करेंगे, उस अटेंशन लाइन में उस कंसर्न पर्सन का नाम लिख देंगे कि अटेंशन टू मिस्टर आदित्य शर्मा. राइट. सो ये क्या होगा, ये लेटर स्पेसिफिकली उनके सेल्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा एंड वो कंसर्न पर्सन उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया होगा लेटर में उसको पढ़ाने के लिए वो डायरेक्टली उसे रिसीव करेंगे. राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इनसाइड एड्रेस. इसके अंदर आपको एक और चीज़ देखना है कि आप किसको लिख रहे हो. वाइल एड्रेसिंग अ फर्म, अगर किसी फर्म को लिख रहे हो तो उसमें आप मेसर्स लिखते हो. ठीक है. नाम से पहले मेसर्स लिखते हो. If the firm bears personal title, Messrs should be used. If the letter is addressed to an officer by name, write Mr. or Shri before the name. If the officer is an unmarried woman, add Miss, and if married, Mrs. or Shrimati before her name. ये तो बहुत ऑब्वियस है और बहुत ही सिंपल है, हम लोग हमेशा से यही लिखते आए हैं और करते आए हैं. आपको एक फॉर्मल पैटर्न को फॉलो करना है, एक फॉर्मल फॉर्मेट होगा आपके लेटर का, उसको उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप लिखेंगे सो दैट इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय द पर्सन हु इज़ रिसीविंग इट, और उसको बहुत ज़्यादा लेंदी और बोरिंग ना लगे, और वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होना चाहिए जिस तरीके के पैटर्न को वो हमेशा से खुद भी फॉलो करते आए हैं. राइट. आपके लेटर लिखने के तरीके से आपको जज किया जाएगा. सो यू नीड टू बी वाइस इनफ वाइल द वे you are putting your things in the letter, the words you have chosen, the punctuations, you need to avoid grammatical errors. ये सारी चीज़ें प्लस द पैटर्न विच इज़ बीइंग फॉलोड, the latest pattern which is followed, you need to follow that. Right. Now let's move on to the fourth point. That is attention line. When a letter is addressed to a company so that it should reach a particular office by name or a particular department, then attention line is typed below the inside address. I hope it's easy to understand. Inside address के just नीचे आप attention line लिखते हैं और उसके अंदर अगर कोई concerned department है तो वो उस department के बारे में नाम लिख देंगे attention, and then you can write to sales department. Right. और अगर यही चीज़ आपको किसी concerned specific person को भेजना है तो आप वहाँ पे उस person का नाम लिख देंगे. The line is generally underlined क्योंकि आपका उस पर स्पेसिफिक फोकस है, आप चाहते हैं कि वो हाईलाइटेड रहे आपके लेटर में और विजिबल हो ईजीली, तो आप उसको अंडरलाइन कर देते बिकॉज दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. फिफ्थ इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन, sorry children, it has to be subject comes before the salutation. So fifth one is subject. The purpose of subject line is to let the reader know immediately what the message is about. Right. आपके सब्जेक्ट लाइन को जैसे हम जब से पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी आपने देखा होगा जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपके एप्लीकेशन के अंदर जो आप सब्जेक्ट लिखते हो सैल्यूटेशन से पहले, उसमें आप क्या लिखते हो, लीव फॉर 5 days. राइट. एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर 5 days, इतना सा लिख के आप सब्जेक्ट लाइन पे छोड़ देते हो. तो सामने वाला जब आपका प्रिंसिपल या आपकी जो HODs हैं वो पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है इस बच्चे को एप्लीकेशन चाहिए, या फीवर है आपको तो आप उसके लिए लीव ले रहे हो, वो मेंशन होता है. तो बहुत ही शॉर्ट में आपको सब्जेक्ट लाइन के अंदर ये बहुत ही प्रिसाइजली विद ब्रेविटी, क्लैरिटी एंड बहुत ही क्रिस्पी तरीके से आपको उसके अंदर पुट करना है. एंड देन द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू टाइप दिस लाइन इन अ डबल स्पेस बिफोर द सैल्यूटेशन एंड द बॉडी ऑफ द लेटर. आपका पैटर्न कैसा होगा,
then you're writing the sender's address, then you have the date, then you have the receiver's address, then you have the attention line, and at times reference is also required. तो उसके दो पैटर्न्स फॉलो होते हैं. कुछ लोग अटेंशन लाइन के साथ ही रेफरेंस नंबर पुट कर देते हैं, और कुछ फर्म्स एंड कंपनीज़ में ये फॉर्मेट आता है जिसके अंदर आप रेफरेंस को सब्जेक्ट के बाद पुट कर रहे होते हैं. कुछ लोग रेफरेंस को डायरेक्टली लेटर के जो कंटेंट है, बॉडी ऑफ द लेटर है, उसके अंदर भी लिखते हैं. द वेरी फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज रिलेटेड टू द रेफरेंस. This is regarding the reference number. That's how you start, right? So all the three patterns are fine. So let's move ahead. Look at this example being cited here. Subject, payment of bill. Dear sirs. Supposingly आप जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे जो रिसीव करने वाले हैं वो मेल हैं. पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं मालूम है, यू नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप सर एंड मैम ओब्लिक लगा के लिखेंगे, बिकॉज यू डू नॉट नो द पर्सन इज गोइंग टू रिसीव इट, या आप जिसके लिए वो लिख रहे हैं लेटर वो मेल है या फीमेल है. सो मेक इट अ पॉइंट, आप वो दोनों ऑप्शंस पुट करेंगे वहाँ पे. एंड व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट, देन डेफिनेटली यू कैन पुट द डेजिग्नेटेड नेम एज पर their gender. Okay, now reference, as I told you, इसके अंदर आप after the attention line you can put it, then you can put it after the subject, or you can put it directly in the body itself, right? Now body of the letter, this is very very important, because हम जब subject line की बात कर रहे हैं वो इतना important है. सोचिए, उसको justify करना है आपको body of letter, that is in the content which you have written. It should have 3 paragraphs minimum, जिसके अंदर आप क्या क्या लेंगे. The body is the most important part of a letter. The purpose of this part is to convey the message and to produce a suitable response in the reader. It is therefore important to organize and arrange the material very carefully. So आप इसके अंदर 3 paragraphs में क्या क्या put करते हैं. The very first one is the opening paragraph. What do you put it in the opening paragraph? The opening paragraph should be written in such a way that it attracts the attention of the reader and makes him go through the letter. वेरी फर्स्ट वाले में एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जिसके अंदर आप बता रहे होते हैं. अगर फर्स्ट टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आप बेसिक आउटलाइन देते हैं अपनी कंपनी के बारे में और किस पर्पस से आप उनसे आगे फर्दर बात करने वाले हैं लेटर के अंदर. वो एक हिंट होता है आपका फर्स्ट पैराग्राफ में. और अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनके साथ डील कर रहे हैं तो आपको बारी बारी में अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि आपको पुराना जो इन पर्टिकुलर, जैसे हम रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो आप रिगार्डिंग सो एंड सो थिंग आई एम टॉकिंग, एंड वो आप पुट करके एंड देन you can move ahead with the second paragraph. First one was the opening paragraph, then you have the main paragraph. main paragraph में आप क्या कर रहे हो, तो जो opening paragraph में आपने outline दिया था उसी को आप completely justify करते हो, explain करते हो कि आपको what do you want and what you are expecting, right? So the main paragraph contains the subject matter. It should cover all the relevant points which the writer wants to convey. It should be written in simple, clear and unambiguous terms. Unambiguous yes कि डबल मीनिंग वर्ड्स मत लिखिए कि सामने वाले को कन्फ्यूजन हो इस चीज़ से, राइट. सो मेक इट अ पॉइंट दैट द लेटर इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, very clearly you have mentioned what you expect and what you want and what you want others to expect from you, right? And finally you have the third, that is the closing paragraph. The closing paragraph should indicate the expectations, intentions and wishes of the sender. Closing paragraph में आप basically बता देते हैं कि आप क्या expect कर रहे हैं उनसे, क्या आपका इंटेंशन था, क्या पर्पस था आपका लेटर लिखने का, और आप उनको विश कर देते हैं, ठीक है. ग्रीटिंग देम, यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू देम, राइट. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने तीनों पैराग्राफ्स को इक्वली जस्टिफाई करते हुए अपने लेटर का पूरा फॉर्मेट का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए सक्सेसफुली इस लेटर को क्लोज करें. देन नाइन्थ इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज़ अ पोलाइट वे ऑफ एंडिंग अ लेटर. आप जस्ट फॉर द सेक लेटर नहीं लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली जस्ट फॉर द सेक आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं करोगे. आप जिस कंसर्न पर्सन से या जिस कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से आप डील कर रहे हो, यू नीड टू थैंक देम एंड यू नीड टू विश गुड फॉर देम, एंड बाय द एंड ऑफ इट आप उनको बहुत ही पोलाइट टोन में आप लेटर एंड करेंगे. अब्रप्टली यू कैन नॉट जस्ट क्लोज द लेटर और द एंड द लेटर. इट इज़ टाइप 2 स्पेसेस बिलो द लास्ट लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है. उसके अंदर आप at times it is written thank you, or even it is written with warm regards and thanks,
and the name of the person or the signature, right? Both the ways are fine. तो अगर आप formally put कर रहे हो तो आप कैसे लिख देते हो? Yours sincerely या फिर yours faithfully. That calls in for complimentary clause. जैसे कि आप normal letter में भी लिखते हैं, thank you, yours faithfully और yours sincerely, then some space for signature, then the name of the concerned person. आप वो नाम लिखेंगे और उसी जिस पर्सन का वहाँ नाम लिखा गया है उन्हीं का सिग्नेचर वहाँ पे लगता है, ठीक है. एंड ब्रैकेट में आप अपना डेजिग्नेशन पुट कर सकते हैं अंडर योर नेम. देन कम्स द सिग्नेचर. सिग्नेचर इज द एसेंट ऑफ द राइटर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर. इट इज प्लेस्ड बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट क्लोज में मैंने आपको क्या बताया? जैसे आपने लिखा योर्स फेथफुली, ठीक है, या योर्स सिंसियरली, आप उसके अंदर अपना सिग्नेचर के लिए कुछ स्पेस होता है, आप वहाँ पे अपना साइन करेंगे. इसका मतलब ये होता है कि आपने अग्री किया है जो भी इस लेटर के अंदर लिखा गया है, एंड इट इज़ बेस्ट टू योर नॉलेज. ओके. देन 11th वन, एनक्लोजर. एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, कोई अटैचमेंट आपने पुट किया है लेटर के एंड में, ठीक है. समटाइम्स पेपर्स सच एज प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, ड्राफ्ट मे बी अटैच्ड टू द लेटर. दिस इज इंडिकेटेड आफ्टर the signature and at the left hand margin. Generally the abbreviated form end is typed against which the number of enclosures is indicated. At enclosures के अंदर आप number of कितने pages आपने या enclosures लगाए हैं वो लिखा जाता है, and ये हमेशा letter के end में लिखा जाता है. when you are done with the letter, complimentary close हो गया, आपने signature कर दिया, अपना नाम लिख दिया, designation लिख दिया, उसके बाद में आप नीचे enclosures put करते हैं, ठीक है. आप उसका एब्रीविएटेड या कंप्लीट वर्ड दोनों ही ठीक है, और वो सब कुछ कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है हमें. जितना भी अभी तक आपने लेटर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसमें आपको ध्यान रखना है, इट हैज़ टू बी इन ब्लॉक और बोल्ड स्टाइल, एवरीथिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड विद द इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसिंग, राइट. देन व्हाट डज दिस एनक्लोजर मीन्स कि आपने उनके अगर आपको अपने लेटर के साथ में कुछ ड्राफ्ट लगाना है, या आपको ब्रोशर लगाना है, या कोई कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स शेयर करनी है, या कोई प्राइस लिस्ट लगानी है, या कैटलॉग लगाना है, तो वो सारा चीज़ें आप कहाँ पुट करते हैं? एनक्लोजर्स में मेंशन कर देते हैं, एंड उसके बाद में आप उसको अटैच करके सेंड कर देते हैं. 12th वन इज़ कॉपी सर्कुलेशन. आपने मेल्स में देखा होगा सीसी लिखा होता है. सीसी का फुल फॉर्म इज़ कॉपी सर्कुलेशन. सपोजिंगली आपने जो मेल सेंड किया, जो बिजनेस लेटर वाला मेल सेंड किया, वो सेम आप चाह रहे हैं कि और भी 2-3 लोगों के पास जाना चाहिए सिमिलर, ठीक है, और वो कंसर्न है इस पर्टिकुलर जो आपने जो कम्युनिकेट कर रहे हो अपने बिजनेस लेटर के थ्रू, या जो बिज़नेस आप कर रहे हो या करने वाले हो, वो आप कंसर्न पार्टी के अलावा भी 2-3 लोग और हैं जो आपकी कंपनी में जिनके पास वो लेटर जाना चाहिए, तो आप उनको सीसी में रखते हैं, सो दैट द सेम कॉपी इज़ सेंड टू दीज पीपल और दीज concerned parties too. Okay. And the last one is the postscript. At times it happens because it's human mind, right children, so we tend to forget few things. So कई बार ऐसा होता है कि आपने लेटर ड्राफ्ट कर दिया है, now you think oh my god मैं कुछ चीज़ें उसमें पुट करना भूल गया या भूल गई. तो आप क्या कर सकते हैं? वो नथिंग टू वरी अबाउट. लेटर के एंड में आफ्टर योर नेम आप वहाँ पे जहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट करके PS करके आप उसके आगे जो भी आपने कुछ स्पेसिफिक, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, तो मैम जैसे आपकी क्लास टीचर या आपकी टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है वो क्या करती है, जैसे किसी चीज़ को हाईलाइट कराना तो वो नोट लिखवा के उसको अंडरलाइन करवाती हैं, और फिर उसके नीचे स्पेसिफिक 2-3 पॉइंट्स लिखवा देती हैं, ठीक है. तो वो क्या है? इट इज़ टेलिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टू दी टेक्स्ट बीइंग एक्सप्लेन टू यू. उसी तरीके से जब हम लेटर लिख रहे होते हैं उसके एंड में हम पोस्टस्क्रिप्ट लिख देते हैं. अगर आप कुछ लिखना भूल गए थे और आपको बताना था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू फॉरगॉट टू पुट इट इन द लेटर, आप वो पोस्टस्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग PS, पुट द कोलन एंड जस्ट राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू से. इज दैट ओके? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर और द important elements of business letter. Thank you so much children.